दोस्तों, मैं हूं प्रेमलता और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन पीसीएस पर। हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में देख रहे थे यूरोप की ज्योग्राफी को, जिसमें इसके तहत हम इसका पहला भाग हम करवा चुके हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं इसके दूसरे भाग को। पहले भाग में आप सभी ने देखा होगा कि मैं बताई थी कि यूरोप की सीमाएँ क्या हैं और वो किस प्रकार का है, उसका आकार, वो प्रायद्वीप है, किन महाद्वीपों से घिरा है, किन सागरों से घिरा है, ये इन सभी चीज़ों के बारे में मैं बता दी थी। आज हम उसकी मुख्य मुख्य पर्वतों, नदियों आदि के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, इसके पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने पास मैप ज़रूर लेकर बैठें और पेन कॉपी, ताकि आप एक एक पॉइंट्स को नोट करते चलें। आप आगे चल के आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अगर कोई कन्फ्यूज़न होगी तो आप नोट्स में से देख के, मैप को देख के क्लियर कर सकेंगे। तो मैप को सामने ज़रूर रखें, बिना मैप रखे ज्योग्राफी बिल्कुल ना पढ़ें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि जो हमारा फ्रांस है, फ्रांस, इसके उत्तर में हम जाएंगे तो दो द्वीप हमें नज़र आते हैं। कितने? दो द्वीप नज़र आते हैं मुख्य रूप से। एक है हमारा आयरलैंड और एक है हमारा इंग्लैंड। ठीक है, कितने हैं? दो द्वीप हैं और ये किसमें है? अटलांटिक सी में है। ये कौन से द्वीप हैं? एक है आयरलैंड और दूसरा हमारा है इंग्लैंड। ठीक है, फ्रांस और इंग्लैंड को जिस चैनल से अलग किया जाता है उसका नाम है इंग्लिश चैनल। क्या नाम है? इंग्लिश चैनल के द्वारा फ्रांस और यूरोप, फ्रांस और इंग्लैंड अलग होते हैं। ठीक, इसमें समझने की कोशिश करते हैं। ये है हमारा फ्रांस, ये हो गया हमारा इंग्लैंड, ये है आयरलैंड। क्या है? आयरलैंड। अब ये जो सीमा है बीच की, कि इनको कौन सी चैनल अलग करती है फ्रांस और इंग्लैंड को, तो इसका नाम है इंग्लिश चैनल। क्या नाम है? इंग्लिश चैनल। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि फ्रांस और ब्रिटिश द्वीप समूह, ब्रिटिश द्वीप समूह को कौन सी चैनल अलग करती है, कौन सी चैनल अलग करती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका इंग्लिश चैनल। ये क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ये इंग्लिश चैनल है, ये जो हमारा इंग्लिश चैनल है, इसको ही हम डोअर जल संधि भी कहते हैं। डोअर जल संधि। जल संधि क्या होती है? जो दो सागरों को जोड़ती हैं। किसको जोड़ती हैं? दो महासागरों को जोड़ती हैं। यहाँ पे आपको मैप में स्पष्ट हो जाएगा। एक तो हमारा नॉर्थ सी और एक है हमारा अटलांटिक सी ओशियन। ठीक है, इन दोनों को कौन जोड़ रही है? हमारी इंग्लिश चैनल। कौन जोड़ रही है? अटलांटिक, वो इंग्लिश चैनल जोड़ रही है। इसी को हम क्या करते हैं? डोअर जल संधि भी कहते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं कि जो यूके है, यूके, ठीक है, यूके जो है, ये किसी एक द्वीप को नहीं कहते हैं, केवल इंग्लैंड को ही नहीं कहते हैं, बल्कि आयरलैंड का जो ये उत्तरी वाला हिस्सा है, इस पे भी ब्रिटेन का इस पे कब्जा है। ठीक है, ब्रिटेन का इस पे आधिपत्य है। इसलिए इस वाले हिस्से को, इसको अगर आप ए मान लेते हैं, इंग्लैंड को ए मान लीजिए और ब्रिटेन को ए मान लीजिए, और आप इसके आयरलैंड के उत्तरी इलाके को आप बी मान लीजिए, तो यूके जो है ए और बी को मिला के बनता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका? देखिए, ग्रेट ब्रिटेन की जो राजधानी है वो क्या है? लंदन। लंदन जो है वो तट पे नहीं है। ये आपको हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि जो लंदन है वो किसी भी महासागर के, किसी भी महासागर के तट पर न होकर, तट पर न होकर मुख्य भूमि के अंदर है। मुख्य भूमि के अंदर है। ठीक, जबकि ये जो आयरलैंड वाला इलाका है, इसकी जो राजधानी है डबलिन, आयरलैंड की राजधानी, आयरलैंड की राजधानी डबलिन, ये जो है ये तट पर है। कहाँ पे है? ये तट पर है। ये तट पर है। ठीक, ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि लंदन जो है वो किसी महासागर के तट पर है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जो लंदन है महासागर के तट पर ना होकर मुख्य भूमि के अंदर है, जबकि आयरलैंड जो हमारा है वो मुख्य तट पर है। ठीक, देखिए, आयरलैंड की राजधानी मैं आपको बताई हूँ डबलिन, ये तट पे है, लेकिन किसके तट पर है? तो ये जो हमारा है, ये इसके इंग्लैंड और ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच में ये जो है कौन सी सी है? आयरिश सी है। आयरिश सी। ठीक, आयरिश सी है, इसके तट पे हमारी डबलिन राजधानी है। ठीक है, डबलिन राजधानी। और यहीं पे आपका एक चैनल है, ये जो इंग्लैंड को इससे अलग करती है, ये चैनल है,
कलर बदल देती हूँ पेन का ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, रेड कर देती हूँ। ठीक, ये जो चैनल है इस चैनल को हम कहते हैं सेंट जॉर्ज चैनल। क्या कहते हैं? सेंट जॉर्ज चैनल। ठीक, देखिए जो हमारा यूरोप है, यूरोप, ठीक, दूसरी मैप में देख लेते हैं। ये हमारा जो यूरोप है इसकी राजधानी जो है, सबसे बड़ी इसमें जो देश है वो फ्रांस है। ठीक है, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से यूरोप का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ी देश कौन है? फ्रांस। इसकी राजधानी क्या है? पेरिस। ठीक, अब पेरिस जो है एक नदी के तट पे है। किसके तट पे है? एक नदी के तट पर है। तो आपको बताना है वो नदी के तट पर वो नदी कौन सी है। ठीक, आप लोग मैप एक बार देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ से एक नदी जा रही है, यहाँ से एक नदी जा रही है जिसका नाम है सीन नदी। क्या है? सीन नदी। ठीक, सीन नदी के तट पे हमारा ये जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस है। तो जो पेरिस है, पेरिस सीन नदी के तट पर है। ठीक, एक एक पॉइंट्स आप लोग लिखते चलिएगा। मैं बार बार बोलती हूँ आप लोगों को, हर क्लास में बोलती हूँ मैं, आप लोग नोट करते चलेंगे तो इससे बाद में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। और जब मैं अलग चैप्टर, अलग क्लास बनाऊंगी पर्वतों, पहाड़ों, नदियों को लेके, तो आप लोग एकदम क्लियर रहेंगे। ठीक, तो अभी जितना पढ़ाती चल रही हूँ आप लोग उन सभी चीज़ों को बारीकी से नोट करते चलें। ठीक, तो जो हमारा पेरिस है किस नदी के तट पे है? सीन नदी के तट पे है। और क्षेत्रफल के हिसाब से यूरोप की सबसे बड़ी देश कौन सी है? वो है हमारी फ्रांस। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये हमारा फ्रांस है और ये हमारा स्पेन। ठीक, अब इन दोनों की सीमा एक पर्वत तय करती है। कौन तय करती है? एक पर्वत तय करती है इन दोनों की सीमा को। तो उस पर्वत का नाम क्या है? पीरेनीज। पीरेनीज पर्वत है। ठीक, तो अगर आपसे प्रश्न पूछे फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सी पर्वत है, या फिर इनकी सीमा कौन सी पर्वत तय करती है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पीरेनीज। ठीक, पीरेनीज पर्वत हो जाएगा, पीरेनीज। ठीक, आप लोग लिख लिए? जो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा उसको मैं हटा दी हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये फ्रांस और इटली कहाँ है? ये रहा हमारा इटली। इसकी भी सीमा एक पर्वत समूह तय करती है। ठीक, इसकी भी सीमा एक पर्वत समूह तय करती है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है आल्प्स पर्वत। क्यों, कौन सी पर्वत है? आल्प्स पर्वत। ठीक, अब क्या है? फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा, फ्रांस और स्विट्जरलैंड हमारा। ठीक है, ये ग्रीन कलर आप देख पा रहे होंगे, इधर भी एक पर्वत है फ्रांस और स्विट्जरलैंड में, ये स्विट्जरलैंड है। ठीक, इसकी भी एक पर्वत है, इसकी भी सीमा तय करती है, उसका नाम है जूरा पर्वत। ठीक, तो बारी बारी देखेंगे हम। फ्रांस और स्पेन, इस पे कौन सी है? पीरेनीज। ये एकदम क्लियर आप लोगों को होना चाहिए। फ्रांस और इटली, इस पे कौन सी है? आल्प्स। फ्रांस और स्विट्जरलैंड, इस पे कौन सी है? जूरा। ठीक, 3 पर्वत आप लोगों को क्लियर हो गए। अब देखिए फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर भी एक पर्वत है, उसे बोलते हैं वास्चेस पर्वत। जर्मनी आपका ये है। ठीक, इसे वास्चेस पर्वत कहते हैं। तो फ्रांस और जर्मनी, इसकी कौन सी पर्वत सीमा तय करती है? वास्चेस पर्वत जो है इसकी सीमा तय करती है। ठीक, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? पहला पिरेनीज, दूसरा आल्प्स, तीसरा जूरा, उसके बाद चौथा वास्चेस। ठीक है, पहला आपका स्पेन और फ्रांस की सीमा तय करती है, दूसरी स्विट्जरलैंड और फ्रांस और इटली, तीसरी स्विट्जरलैंड और फ्रांस, और चौथी जर्मनी और फ्रांस। ठीक, 4 पर्वतों के नाम आप लिख चुके। अब फ्रांस के पूर्वोत्तर में 3 देश हैं, दिखाती हूँ मैं मैप में आपको। फ्रांस के पूर्वोत्तर में 3 देश हैं। कौन कौन से? बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। ठीक, देखिए आप लोग अपने मैप में एक बार, ये कहाँ पे हैं? देखिए लग्जमबर्ग ये रहा, बेल्जियम ये रहा और नीदरलैंड ये रहा।
कितने देश हैं? 3 देश हैं। ठीक, इसमें देखेंगे हम, ये हमारा है नीचे जो सबसे है वो है लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग है। ये हमारा है बेल्जियम, बेल्जियम। और ये है नीदरलैंड। क्या है? नीदरलैंड, नीदरलैंड। नोट करते चलिएगा। इनको जो है सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? इन तीनों को सम्मिलित रूप से बेनेलक्स कहा जाता है, बेनेलक्स। ठीक, अब इसको अगर आप अलग अलग करेंगे, बे से हो जाएगा बेल्जियम, बे से क्या हो जाएगा? बेल्जियम। ने से हो जाएगा नीदरलैंड, इससे हो जाएगा नीदरलैंड। और लक्स से हो जाएगा लग्जमबर्ग। क्या हो जाएगा? लग्जमबर्ग। ठीक है, समझ में आ गया? अब अगर आपसे प्रश्न में पूछ दे बेनेलक्स में कौन से 3 कंट्री आते हैं, तो एकदम आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। बे से बेल्जियम, एन से नीदरलैंड और एक्स से लग्जमबर्ग। ठीक, अब जो ये है, अगर पूछे आपसे एग्जाम में कि ये कहाँ पे हैं बेनेलक्स कंट्रीज, तो आप बोल दीजिएगा जो फ्रांस है उसके उत्तर ये हो गया और पूर्व, उत्तर पूर्व में स्थित हैं। ठीक है, मैप तो वो दिशा तो आप लोगों को समझ में आती होगी, ये उत्तर है और ये पूर्व है, तो इससे स्पष्ट है ये उत्तर पूर्व में है। ठीक है, इसमें जो है बेल्जियम और नीदरलैंड जो है उत्तरी सागर पर हैं। बेल्जियम और नीदरलैंड, देखिए नीदरलैंड और बेल्जियम ये कहाँ पे? नॉर्थ सी को टच कर रहे हैं। जबकि ये जो लग्जमबर्ग है वो मुख्य भूमि के अंदर है, यानी स्थलरुद्ध देश है। ठीक, अब बेनेलक्स में अगर पूछते कि कौन सी कंट्री जो है वो क्या स्थलरुद्ध है, तो वो हमारी लग्जमबर्ग है, स्थलरुद्ध देश है। ठीक, बाकी बेल्जियम और नीदरलैंड ये नॉर्थ सी के आपके तट पे उपस्थित हैं। ठीक है, ये नॉर्थ सी के तट को टच करते हैं, जबकि लग्जमबर्ग हमारा जो है स्थलरुद्ध देश है। आप लोगों से बार बार बोल रही हूँ, अगर आपसे पूछ ले बेनेलक्स में कौन सी कंट्री स्थलरुद्ध है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो लग्जमबर्ग हमारा है वो स्थलरुद्ध है, जबकि बेल्जियम और नीदरलैंड जो हमारे हैं वो हैं नॉर्थ सी को टच करते हैं, वो स्थलरुद्ध देश नहीं हैं। ठीक, और फिर से बता रही हूँ, बेनेलक्स में 3 कंट्री आते हैं, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और बेल्जियम। ठीक, क्लियर हो गया? ये जो बेनेलक्स है, ये जो तीनों हमारी देश हैं, तीनों बेनेलक्स में, ठीक है, इनको क्या किया जाता है? नीचे भूमि की देश कहा जाता है, निम्न भूमि का देश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो भूमि है आसपास के जो क्षेत्र हैं, मतलब आसपास के जो देश हैं उनकी तुलना में काफ़ी नीचे धंसे हुए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग खेती के लिए यहाँ की भूमि को गहरा करते गए। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ की जो भूमि है काफ़ी नीचे हो गई है। ठीक है, इसका क्या कारण है? खेती के लिए भूमि को तैयार किया गया है। ठीक, अब देखते हैं कुछ प्रमुख इसकी राजधानियों को। जो हमारी नीदरलैंड है उसकी राजधानी क्या है? इसको पहले मैं मिटा देती हूँ ताकि आप लोग क्लियर हो सकें। जो नीदरलैंड है इसकी राजधानी हमारी क्या है? एम्स्टर्डम। क्या है? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम आप देख रहे होंगे नॉर्थ सी के तट पर है। कलर बदल देती हूँ, दिख नहीं रहा है। एम्स्टर्डम जो है वो नॉर्थ सी के तट पर है। देखिए, ऐसा प्रश्न पूछता है तभी मैं एक एक चीज़ ऐसे बता रही हूँ। ऐसे प्रश्न पूछ लेगा कि अलग अलग शहरों, राजधानियों या देशों का नाम दे देता है और आगे दे देगा किस तट पर हैं, तो आप लोग को स्पष्ट होना चाहिए। ये भी दे सकता है कि वो देश, उसकी जो राजधानी है तट पे ना हो, फिर भी बता दे तट पे। जैसे अभी आप ब्रिटेन की राजधानी देख लें इंग्लैंड तट पे नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से मैप को नहीं देखेंगे तो आप एग्जाम में गलत करके आ सकते हैं कि हाँ इंग्लैंड तट पे है और आप गलत आंसर को चुन सकते हैं। इसलिए बारीकी से आप मैप को देखें। तो एम्स्टर्डम जो है किसकी राजधानी है? नीदरलैंड की राजधानी है। वो नॉर्थ सी के तट पर नहीं है, वो मुख्य भूमि के अंदर है। ठीक है, लेकिन इसका एक बंदरगाह है, वो है रॉटरडम। कौन सा है? मैप आप जूम करेंगे तो यहाँ पे आपको रॉटरडम दिख रहा होगा, ये तट पर है। ठीक, आप लोगों को हमेशा पता होना चाहिए जो बंदरगाह होते हैं वो हमेशा तट पे ही होते हैं। आप ये मत सोचिए कि बंदरगाह तट पे नहीं होते हैं, बंदरगाह जो होते हैं वो तट पर ही होते हैं। ठीक है, ये जो है यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। ये जो है यूरोप का बहुत ही व्यस्ततम बंदरगाह है। ठीक, अब जो ये रॉटरडम बंदरगाह है ये केवल यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ ही नहीं बल्कि अफ्रीका और अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ भी बहुत ज़्यादा व्यापार करने के लिए फेमस है। ठीक, ये दोनों तरफ अपना व्यापार करता रहता है। ठीक है, अब स्पेन का जो दक्षिणी भूभाग है वो है जिब्राल्टर। ठीक, स्पेन का दक्षिणी भूभाग है, इसको बड़ा आप करेंगे तो आप देखेंगे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, इस पे जो है राजनीतिक अधिकार स्पेन का नहीं है बल्कि किसका है? ये इस पे अधिकार है आपका ब्रिटेन का, मतलब यूके का है। यूके का अधिकार है जिब्राल्टर पर। ठीक,
आप लोगों को मैं दिखा दी कि जिब्राल्टर कहाँ पे है, स्पेन के दक्षिण में है। तो उस पर जो है अधिकार, राजनीतिक जो अधिकार है स्पेन का ना होकर किसका है, यूके का है। ठीक है, तो आपसे अगर प्रश्न पूछे जिब्राल्टर पर राजनीतिक अधिकार किसका है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस पर राजनीतिक अधिकार स्पेन का ना होकर ब्रिटेन या यूके का है। ब्रिटेन केवल कहूँगी तो केवल यही वाली पोर्शन आ जाएगी, इंग्लैंड वाली, जबकि यूके अगर कहूँगी तो आयरलैंड का उत्तरी हिस्सा भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस पे किसका अधिकार है, यूके का होकर यूके का है। ठीक, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो स्पेन है ये आखिरी देश है इसके पूर्वोत्तर में यूरोप का। अब इसके नीचे जो है आपका अफ्रीका शुरू हो जाता है, अफ्रीका वाला द्वीप, महाद्वीप। ठीक है, द्वीप नहीं है, महाद्वीप है। ठीक है, अब ये क्या है कि इसको अलग कौन करता है, तो इसको जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है, जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है। जो अफ्रीका है इसका सबसे जो उत्तरी देश है वो है मोरक्को। तो प्रश्न पूछे अगर कि अफ्रीका और यूरोप को कौन सी जल संधि अलग करती है। ठीक, अफ्रीका और यूरोप को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो वो है जिब्राल्टर जल संधि। ठीक, जिब्राल्टर जल संधि। इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है कि स्पेन और मोरक्को को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि। या फिर आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि जिब्राल्टर जल संधि किन दो समुद्रों को आपस में मिलाती है। तो इसका आप देख सकते हैं, इसमें एक होगा भूमध्य सागर। मैं इसको मिटा के फिर से लिख देती हूँ, भूमध्य सागर, और दूसरा हो जाएगा अटलांटिक महासागर। ठीक, स्पष्ट हो गया। एक ही आप देखेंगे, एक ही बात को तीन तरीकों से पूछ ले रहा है एग्जाम में। ठीक, तो आप लोग इन चीज़ों को घुमा के पढ़िए, जैसे भी पढ़िए, एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए बस। हाँ, आप लोग इस पे 3 प्रश्न बना लिए। इस कितने प्रश्न बन गए, 1 2 3 4, 3 प्रश्न बन गए। इस पर 4 नहीं है, इसका इसी में ऐड है ये 3 प्रश्न। ठीक, अगर आप इन तीनों चीज़ों में क्लियर रहेंगे तो एग्जाम में किसी भी हालत में आप गलत करके नहीं आएंगे। समझ गए। चलिए, नोट्स आप लोग ज़रूर बनाते चलिएगा, नोट्स में आप लोग लिखते चलिएगा, कोई भी चीज़ छोड़िएगा नहीं। इसको अब मैं हटा देती हूँ, अब ये किसी काम का नहीं रह गया। आप लोग नोट कर लिए होंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए, अब देखिए, आप लोगों को इसके पहले की क्लास में जो यूरोप का भाग 1 था, इसमें मैं बताई थी स्कैंडिनेवियन देशों के बारे में। किन देशों के बारे में, स्कैंडिनेवियन देशों के बारे में। इसमें कौन कौन से देश के बारे में बताई थी, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इसमें आइसलैंड भी था। ठीक है, और इसमें डेनमार्क भी शामिल किया गया था। लेकिन डेनमार्क और आइसलैंड जो हैं इससे सटे हुए नहीं हैं, बल्कि अलग हैं। जबकि नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड एक दूसरे से सीमा साझा करते हुए देश हैं। और हम डेनमार्क और आइसलैंड को इनमें क्यों शामिल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रजाति पाई जाती है उनमें काफ़ी समानता देखी जाती है। इनमें पाई जाने वाली प्रजाति में काफ़ी समानता देखी जाती है। इसलिए इन देशों को एक साथ कंसीडर किया जाता है स्कैंडिनेवियन देशों के नाम से। ठीक है, अब देखेंगे स्कैंडिनेवियन देश के जो दक्षिण में है उस सागर का नाम है बाल्टिक सी। ठीक, यानी कि अगर आपसे प्रश्न पूछे यहाँ पे मैं मिटा देती हूँ, यहाँ पे लिखना आसान रहेगा और आप लोगों को क्लियर भी रहेगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे कौन सी लोकेशन है। आप लोग अगर मैप अपने पास रखे रहेंगे तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, सब कुछ एकदम स्पष्ट होता जाएगा। ठीक, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ ये हैं हमारे। ठीक, अब ये जो है हमारा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के दक्षिण में यहाँ पे क्या है, बाल्टिक सागर। क्या है, बाल्टिक सागर। ठीक, ये क्या है, पूछे अगर प्रश्न, स्कैंडिनेवियन देशों के दक्षिण में कौन सा सागर है, तो आपका उत्तर होना चाहिए बाल्टिक सागर। अब मैं बाल्टिक सागर के बारे में क्यों बता रही हूँ कि इसके जो पूर्व में है 3 देश हैं छोटे छोटे। कौन कौन से देश हैं, 3 देश हैं छोटे छोटे। वो कौन कौन से देश हैं, एक है आपका लिथुआनिया,
एक है लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया। ठीक है, कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से, देखिए आप लोग मैप में, लिथुआनिया, लिथुआनिया, ये रेड वाला हमारा हो जाएगा लाटविया, लाटविया, और ये हो जाएगा हमारा एस्टोनिया, एस्टोनिया। ठीक, अब इन तीनों देशों के बारे में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इन्हें जो है बाल्टिक देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाल्टिक देश। अब अगर आपसे कोई पूछे बाल्टिक देश में कौन कौन से 3 देश शामिल हैं, तो आपको उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से उत्तर का क्रम याद होना चाहिए। तो मैं उत्तर से दक्षिण का क्रम बता देती हूँ। पहले नंबर पे है एस्टोनिया, एस्टोनिया। दूसरे नंबर पे आपका हो जाएगा लाटविया, और तीसरे नंबर पे आपका हो जाएगा लिथुआनिया, लिथुआनिया। ठीक, 3 देश आपके हो जाएंगे। ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है। अगर दक्षिण से उत्तर का पूछे तो भी आप लिथुआनिया से स्टार्ट कीजिए और एस्टोनिया पे आ जाइए, लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए बाल्टिक देश कौन कौन से हैं। तो एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया क्यों हैं, क्योंकि ये बाल्टिक सागर के तट पे हैं। ठीक है, बाल्टिक सागर हमारा कहाँ पे है, बाल्टिक सागर हमारा ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं उसके दक्षिण में हमारा बाल्टिक सागर देखने को मिलता है। ठीक, ये याद हो गया फैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देती हूँ। मुझे उम्मीद आप लोग नोट्स बनाते रहेंगे, तो मुझे इसे रखने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसको ऐसे ही रखी रहूँ। मैप है तो मैप में मुझे मिटाना ही पड़ेगा, मैं बहुत टाइम तक इसको रख नहीं सकती हूँ। ठीक है, अब देखिए दुनिया के 2 सबसे जो छोटे देश हैं ना वो यूरोप में ही है। दुनिया के 2 सबसे जो छोटे देश हैं वो कहाँ पे, हमारे यूरोप में हैं। ठीक, तो अगर आपसे पहला प्रश्न यही पूछ ले कि दुनिया के 2 सबसे छोटे देश कहाँ हैं, तो वो कहाँ पे हैं, यूरोप में हैं। पहला कौन सा है, पहला हम देखते हैं वेटिकन सिटी। पहला कौन सा, वेटिकन सिटी, और दूसरी हमारी कौन सी है, मोनाको। ठीक, दूसरी कौन सी हमारी, मोनाको। अब वेटिकन सिटी जो है इटली के अंदर है। वेटिकन सिटी हमारी कहाँ पे है, इटली के अंदर है। आप लोग ढूंढिए एक बार इटली के अंदर। देखिए ये जो हमारी इटली की राजधानी है, इटली की राजधानी क्या है, मोनाको, क्या है हमारा, रोम। इटली की राजधानी रोम। रोम आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है रोम। रोम के अंदर है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है रोम के अंदर है। यह पहला ऐसा देश है, मतलब एकमात्र ऐसा देश है जो शहर के अंदर है, शहर के अंदर है। ठीक है, और ये जो है ये तट पर नहीं है। क्या है, तट पर नहीं है। ठीक, रोम आपको देखने को मिल रहा होगा, रोम तट पे है लेकिन रोम के अंदर है। तो ये वेटिकन सिटी जो है ये तट पर न होकर स्थलरुद्ध देश है, स्थलरुद्ध देश है। ठीक, आपको जान के हैरानी होगी कि इसकी जो क्षेत्रफल है केवल 0.44 किलोमीटर स्क्वायर है, और यहाँ पे जो जनसंख्या है केवल 884 के आसपास है, केवल लगभग 884 यहाँ की जनसंख्या है। ये इतनी छोटी देश है। ठीक है, अब मोनाको की अगर आप बात करें अगर हम, तो मोनाको जो है फ्रांस और इटली की सीमा पर है, फ्रांस और इटली की सीमा पर है, और ये भूमध्य सागर के तट पर है, ये भूमध्य सागर के तट पर है। देखिए फ्रांस और इटली की सीमा यहाँ है, और ये क्या है हमारा, मेडिटेरियन सी है। ठीक है, ये मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर, इसके तट पे हमारा क्या है, मोनाको। ठीक, जबकि यहाँ पे हमारा रोम है, और रोम के अंदर वेटिकन सिटी है। ठीक, तो वेटिकन सिटी हमारा स्थलरुद्ध देश नहीं है, जबकि वेटिकन सिटी हमारी स्थलरुद्ध देश है, जबकि मोनाको जो है वो तट पर है। और किसके तट पर है, भूमध्य सागर के तट पर है। ठीक, स्पष्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इटली में जो है ना 2 स्थलरुद्ध देश हैं। एक तो हमारा वेटिकन सिटी हो गया जो कि रोम के अंदर है। ठीक है, एक हो गया वेटिकन सिटी जो कि रोम के अंदर है, और दूसरी होगी सैन मैरिनो। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि इटली के अंदर स्थित उन 2 देशों के नाम बताइए, उन 2 देशों के नाम क्या हैं जो स्थलरुद्ध हैं। ठीक है, स्थलरुद्ध हैं। तो इसके ये कौन कौन से हैं, पहला तो हो गया वेटिकन सिटी, और दूसरा हो गया सैन मैरिनो। ये इटली की पूर्वी सीमा पर है। मैं आपको अभी लोकेशन इसका दिखाई हूँ, ये रहा हमारा सैन मैरिनो। ठीक है, इसको मैं येलो कलर से कर देती हूँ ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। ये रहा सैन मैरिनो हमारा। ठीक,
अब देखिए मोनाको जो है कहाँ पे था मोनाको, ये था यहाँ पे, कहाँ पे, इटली और फ्रांस की सीमा पर भूमध्य सागर के तट पर। ठीक है, मोनाको में जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश माना जाता है मोनाको को। मोनाको को दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश माना जाता है। माना क्या जाता है माना जाता है। ठीक है, इसका जनसंख्या घनत्व कितना है, इसका जनसंख्या घनत्व अगर आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, 25,732 पीपल जो हैं पर किलोमीटर स्क्वायर। बाप रे, देख रहे हैं, 25,732 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जनसंख्या घनत्व में अगर अलग अलग देशों की बात करें तो देखते हैं उनका क्रम। तो पहले नंबर पे आ जाता है मोनाको पहले नंबर पे, दूसरे पे मकाओ जो है चाइना में है मकाओ, और तीसरे पे आ जाता है सिंगापुर। तीसरे पे कौन सा है, सिंगापुर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा जर्मनी। क्या है, जर्मनी। यहाँ पे हमारा है काला सागर। ठीक, जर्मनी में एक पर्वत है जिसका नाम है ब्लैक है तो काले से लिख देती हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। यहाँ पे है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ठीक है, कौन सी पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। अब मैं क्यों बताई यहाँ पे काला सागर है और यहाँ पे जर्मनी है, क्योंकि यहाँ से एक नदी निकलती है ब्लैक फॉरेस्ट से एक नदी निकलती है जिसका नाम है डेन्यूब नदी। ठीक है, डेन्यूब नदी यहाँ से निकलती है। ठीक है, डेन्यूब नदी जो है दुनिया की 5 राजधानियों से होकर गुजरती है, 5 राजधानियों से होकर गुजरती है और अंत में अपने जल को काला सागर में गुजरती है। पहली राजधानी कौन सी है, वियना। ठीक, दूसरी कौन सी है, ब्रातिस्लाविया। ठीक, तीसरी कौन सी है, वुडापेस्ट। चौथी बेलग्रेड। पांचवी बुखारेस्ट। ठीक, जो डेन्यूब नदी है कहाँ से निकलती है, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट नदी से पर्वत से निकलती है और ये दुनिया में पहली ऐसी नदी है जो 5 देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है। पहली है वियना, दूसरी ब्रातिस्लाविया, तीसरी बुडापेस्ट, चौथी बेलग्रेड और पांचवी बुखारेस्ट। ठीक, अब आपको ये बताना है कि ये जो राजधानी है कौन कौन से देश की हैं। एक बार आप लोग भी देखिए मैप में, आगे तो मैं बताऊँगी। देखिए ये 5 जो राजधानियाँ हैं, एक ऑस्ट्रिया, दूसरी हमारी कौन से देश से होकर गुजरती है, स्लोवाकिया, तीसरी हंगरी, चौथी रोमानिया, पांचवी हमारी कौन सी हो गई, चौथी हमारी यहाँ नहीं आएगी, रोमानिया में नहीं, चौथी हमारी हो जाएगी मॉन्टेनेग्रो। ठीक है, यानी सर्बिया, और पांचवी हमारी हो जाएगी रोमानिया, और यहाँ से होते हुए कहाँ पे आ गई, ब्लैक सी में। ठीक, अब जो हमारी ऑस्ट्रिया, इसकी राजधानी हमारी क्या है, वियना। ठीक, अब हम जब जाएंगे स्लोवाकिया, इसकी राजधानी है ब्रातिस्लाविया। और उसके बाद से हंगरी में जाएंगे, यह है बुडापेस्ट। फिर हम जाएंगे सर्बिया में, इसका है बेलग्रेड। ठीक, और उसके बाद से हम जाएंगे कहाँ पे, रोमानिया में, इसकी राजधानी है बुखारेस्ट। समझ में आ गया। कौन से 5 देश अगर बोले, 5 ये तो राजधानियाँ हो गई, 5 अगर देश बोले तो ये है ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना। दूसरी है हमारी ब्रातिस्लाविया, दूसरी हमारी कौन सी है, ब्रातिस्लाविया, जिसके कौन से देश की राजधानी है, स्लोवाकिया की। ठीक है, और उसके बाद से हमारी फिर कौन सी आएगी, बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी क्या है, बुडापेस्ट। फिर हम देखते हैं बेलग्रेड को, ये किसकी राजधानी है, सर्बिया। 4 देश हो गए। और हमारी अगली जो देश है वो है रोमानिया की राजधानी कौन सी है हमारी, बुखारेस्ट। ठीक है, तो ये 5 देशों का मैं क्रम बता दी हूँ। उत्तर से दक्षिण की तरफ हैं और इनका उत्तर से ही दक्षिण की तरफ मैं ये इनकी राजधानियों को बता दी हूँ। तो आपको याद होना चाहिए डेन्यूब नदी जो है वो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होकर निकलती है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में है और ये एकमात्र ऐसी नदी है जो दुनिया के 5 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है,
और 5 देशों से होकर तो गुजरती है, उनकी राजधानियों से होकर गुजरती है, जो राजधानी उनके तट पे हैं। कौन कौन से वो कंट्रीज़ हैं? ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, सर्बिया और रोमानिया। और उसकी राजधानी क्या है? वियना, ब्रातिस्लाविया, बुडापेस्ट, बेलग्रेड और बुखारेस्ट। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कैस्पियन सागर में 2 नदियाँ गिरती हैं। जो हमारा कैस्पियन सागर है, कहाँ पे है कैस्पियन सागर? देखिए एक बार, मैं तब तक इसे मिटा रही हूँ। ध्यान से देखिए मैप में कैस्पियन सी कहाँ पे है, दिखा? ये रहा कैस्पियन सागर। ठीक, ये इधर का भी मैं मिटा देती हूँ, तब तक आप लोग और कुछ देखते रहिए। हाँ चलिए, ये रहा हमारा कैस्पियन सी। कैस्पियन सागर में 2 नदियाँ गिरती हैं। कैस्पियन सागर में 2 नदियाँ गिरती हैं। एक है यूराल नदी, मैं आप लोग को पहले की क्लास में बताई थी। यूराल नदी जो है यूराल पर्वत से निकलती है और ये यूरोप और एशिया की सीमा तय करती है। पहली है यूराल नदी और दूसरी है वोल्गा नदी, वल्दाई हिल से निकलती है वल्गा नदी। ठीक है, और वल्दाई हिल कहाँ पे है? ये वल्दाई हिल से निकलती है, ये जो है मास्को के पास है। ठीक है, मास्को क्या है? मास्को जो है राजधानी है किसकी? रसिया की। और ये यूरोप में आता है, एशिया में नहीं आता है ये राजधानी, ये यूरोप में आता है। ठीक है, जो दोनों नदियाँ हैं ना, वो गिरती कहाँ पे? कैस्पियन सागर के उत्तर में गिरती हैं। दोनों नदियाँ क्या होती हैं कैस्पियन सागर के? ये देखिए यूराल नदी यहाँ से गिर रही है, ठीक है, और दूसरी वोल्गा नदी जो है यहाँ से आके गिर रही है, अपना मुहाना बना रही है। कहाँ पे? कैस्पियन सागर में। कैस्पियन सागर के बारे में अगर हम बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा झील है, लेकिन इसका जल जो है खारा है। बहुत बड़ा झील है, इसका जल जो है खारा है। लेकिन क्या होता है, जब ऊपर से 2 नदियाँ गिर रही हैं तो उत्तर का जो जल है वो मीठा हो जाता है, इतना खारा नहीं होता है जितना कि नीचे का जल होता है। जो दक्षिण का इसका झील होगा कैस्पियन सागर का, वो काफ़ी खारा, जबकि उत्तर का क्या होता है? मीठा जल हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? आज के लिए इतना ही था। अब अगले जो भी क्लास होगी, अगले क्लास में हम एशिया को करवाएंगे। एशिया के बाद से हम प्रमुख जो हैं पर्वत, नदियाँ, ठीक है, या पहाड़ और उसकी चोटियाँ, उसके लिए हम अलग क्लास बनाएंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को और क्लियर हो सके। अभी तक मैं जितना भी पढ़ाई हूँ, आप लोग प्लीज़ उसको देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ठीक, अगर आप लोग इसके पहले की क्लास को नहीं देखे तो पहले के क्लासेस को ज़रूर देखिए, ताकि आप लोगों का मैप जो है और क्लियर हो सके। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। नोट्स आप लोग जरूर बनाते रहिए। हाँ, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और हाँ, आप लोगों को पता होना चाहिए कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसकी जो डेट है 30 अगस्त तय की गई है। 30 अगस्त तय की गई है। ये तो आगे पता चलेगा कि ये टेंटेटिव है या फिर इसी डेट को होनी है, लेकिन आप लोग 30 अगस्त ही मान कर चलिए। तो आप लोग ध्यान रखिए कि जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछता है, बहुत सारे क्वेश्चंस। तो आप लोगों का मैप अगर क्लियर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। आधे आधे घंटे की क्लास है मेरी, इतनी लंबी तो क्लास भी नहीं होती मेरी। तो आप लोग चाहें तो चलते फिरते कहीं भी देख सकते हैं। बस ये है कि आप लोग मैप अपने दीवार पे चिपका के रखें जहाँ आप पढ़ते हैं, ताकि आप बार बार आपकी नज़र उस पर जाए और आप क्लियर कर सकें अपने जो भी डाउट्स हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।